This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. ये वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी, जिसमें एक किसान सारे अंडे एक साथ पाने के लालच में मुर्गी को ही मार देता है और रोज मिलने वाले सोने से भी हाथ धो बैठता है। ज्यादा और ज्यादा का लालच इंसान को अंधा बना देता है। ऐसी ही है आज की कहानी, जिसमें हवस और दौलत के लालच में एक पत्नी ने अपने जवान बेटे के साथ मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे उसे दौलत तो नहीं मिली, पर अपने साथ 20 साल के बेटे को भी सारी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है भास्कर शेट्टी की। भास्कर कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले थे। भास्कर शेट्टी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। वो उडुपी में दुर्गा इंटरनेशनल होटल के साथ साथ सऊदी अरब में 7 सुपरमार्केट की चेन के मालिक भी थे। 52 वर्षीय NRI बिजनेसमैन भास्कर शेट्टी उडुपी में कई अचल संपत्ति के भी मालिक थे। उनके परिवार में 46 वर्षीय पत्नी राजेश्वरी और 20 वर्षीय बेटा नवनीत था। माँ गुलाबी शेट्टी और अपने भाई बहनों से भी भास्कर के मधुर संबंध थे। बिजनेस के चलते वो ज़्यादातर सऊदी अरब में ही रहते थे, पर नियम से माँ से बात करना नहीं भूलते थे। उनकी एब्सेंस में पत्नी राजेश्वरी होटल दुर्गा का कामकाज देखती थी। भास्कर के विदेश में रहने से राजेश्वरी और 20 वर्षीय बेटे नवनीत पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। बिना किसी रोक टोक के दोनों खुले हाथ दौलत खर्च करते थे। 2015 से पहले तक सब नॉर्मल ही था। इस बीच नवनीत की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज के बाद भी नवनीत बार बार बीमार पड़ने लगा। तब किसी ने राजेश्वरी को ज्योतिषी को दिखाने को कहा तो राजेश्वरी एक ज्योतिषी निरंजन भट्ट के संपर्क में आई। निरंजन भट्ट ज्योतिष विद्या के अनुसार कुछ उपाय बताता है और फिर शुरू होता है पूजा पाठ और हवन का सिलसिला। इत्तेफाक से नवनीत की तबीयत में कुछ सुधार भी होता है, जिससे निरंजन पर राजेश्वरी का विश्वास बढ़ जाता है। साथ ही बढ़ती हैं दोनों की नजदीकियां। पति के बिना अकेली राजेश्वरी को निरंजन के रूप में एक साथी मिल गया था। कोई रोक टोक ना होने से ये रिश्ता गहरा हो रहा था। बेटे नवनीत को भी इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो तो अपनी माँ की छत्र छाया में पिता की दौलत से खेल रहा था। राजेश्वरी काली माँ की भक्त थी। एक बार वो बेंगलुरु काली माँ के मंदिर दर्शन के लिए गई तो बेटे नवनीत और निरंजन को भी साथ लेकर गई। दर्शन के बाद ये तीनों मुंबई चले गए, जहाँ से नवनीत तो अपने कजन के घर रहने चला गया, लेकिन राजेश्वरी और निरंजन एक लॉज में एक साथ ही ठहरे। दोनों के संबंध अब सारी हदें पार कर चुके थे। शुरू में तो भास्कर के घर वालों को निरंजन पर कोई संदेह नहीं था, पर धीरे धीरे राजेश्वरी और निरंजन की नजदीकियों की खबरें बाहर आने लगी। दरअसल राजेश्वरी अक्सर निरंजन को महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करती थी। कपड़े, घड़ियां, एक कार के साथ साथ नंदीकेट में एक घर भी निरंजन के लिए खरीदा गया। इस घर से वो अपनी ज्योतिषी की दुकान चलाता था। यहाँ वो अपने यजमानों के लिए पूजा पाठ, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक कार्य करता था और उसके माता पिता भी उसके साथ ही रहते थे। अब इस अवैध संबंध की खबर सऊदी अरब में भास्कर शेट्टी के कानों तक भी पहुंची। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उडुपी में अपने जानकारों की मदद से उसने सबूत जुटाने शुरू किए। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले वो सब कुछ कंफर्म कर लेना चाहता था। जब भास्कर ने इस मामले में सभी सबूत जुटा लिए, तब मई 2016 में भास्कर उडुपी पहुंचते हैं। घर आकर वो राजेश्वरी से इस मामले में पूछताछ करते हैं। पहले तो राजेश्वरी भास्कर की इस पूछताछ से चौंक जाती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। तब भास्कर उसे फोटो और बाकी सबूत दिखाते हैं। चोरी पकड़े जाने पर भी राजेश्वरी साफ मुकर जाती है कि ये सब उसे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और ये सब झूठ है। भास्कर का बेटा नवनीत भी इस झूठ में मां का साथ देता है। राजेश्वरी अपनी स्किन प्रॉब्लम का सहारा लेते हुए कहती है कि इसके इलाज के लिए ही वो निरंजन से मिलती थी। भास्कर शेट्टी बात को ज्यादा न बढ़ाकर वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से पति पत्नी के रिश्ते अब पूरी तरह बिगड़ गए थे। भास्कर ज्यादातर टाइम घर की बजाय अपने होटल दुर्गा में ही रहते थे, लेकिन अब राजेश्वरी को इस बात का एहसास हो गया था कि पति को सब कुछ पता चल गया है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। सबूत होने से पति कभी भी तलाक दे सकता है। हो सकता है कि वो अपनी जायदाद से बेदखल कर दे और उसके साथ साथ बेटे को भी कुछ न मिले। सालों से बिना किसी रोक टोक दौलत लुटाने की आदत माँ बेटे को पड़ चुकी थी। राजेश्वरी को
पति की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस, होटल, सुपरमार्केट चेन हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा था। परेशान होकर अब माँ बेटे ने इस सब से बचने का उपाय सोचना शुरू किया। इसमें निरंजन भट्ट को भी शामिल किया गया। कैसे अरबों की दौलत बनी रहे, इसका एक ही रास्ता था, भास्कर को रास्ते से हटाना, क्योंकि भास्कर के जीते जी ये मुमकिन नहीं था। बेटा भी इससे सहमत होता है। निरंजन भट्ट भी प्यार, दौलत और हवस का आदी हो चुका था। वो भी इस फैसले में साथ देने को राजी हो जाता है। भास्कर को कैसे मारे, इसके कई तरीके सोचे जाते हैं। पॉइजन देकर, पानी में डुबोकर या गोली मारकर, जिसके लिए निरंजन भट्ट और नवनीत ने पिस्टल खरीदने की भी कोशिश की, पर कामयाब न हो सके। जुलाई 2016 में भास्कर अपने वकील को बुलाकर एक वसीयत लिखवाते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सब संपत्ति मेरी माँ के नाम कर दी जाए। अगर मेरी माँ की मौत मुझसे भी पहले हो जाती है तो मेरी संपत्ति मेरे भाई बहनों में बांट दी जाए और मेरा सारा बिजनेस मेरे भाइयों के नाम कर दिया जाए। लेकिन मेरी पत्नी राजेश्वरी और बेटे नवनीत का मेरी संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई हक नहीं होगा। दरअसल भास्कर शेट्टी की संपत्ति में बहुत कुछ था। घर, गाड़ियाँ, होटल, ज्वेलरी के अलावा कुछ प्रॉपर्टी रेंट पर थी, कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, बैंक में सेविंग में बहुत पैसा था, इंश्योरेंस पॉलिसीज थी और खासकर सऊदी अरब में फैला सुपरमार्केट का चेन। कुल मिलाकर ये अरबों का मामला था। भास्कर शेट्टी ने वसीयत में साफ तौर पर पत्नी और बेटे को कुछ भी न देने की बात कही थी। एक तरह से उन्हें जायदाद से बेदखल ही किया गया था। जल्दी ही इस नई वसीयत की खबर राजेश्वरी को मिली, जिसका डर राजेश्वरी को था अब वही होने जा रहा था। पति ने उसे और बेटे को जायदाद में फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। इस दौलत के बिना ऐशो आराम की जिंदगी कैसे कटेगी, यही डर अब उसे सता रहा था। जब बेटे नवनीत को इस वसीयत का पता चला तो वो भी गुस्से से पागल हो गया। अब उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। वसीयत अमल में आने से पहले ही उन्हें भास्कर को रास्ते से हटाना था, क्योंकि अगस्त में भास्कर शेट्टी वापस सऊदी अरब लौटने वाले थे। दोनों ने निरंजन के साथ मिलकर साजिश तैयार करी। 28 जुलाई 2016 को करीब 3 बजे भास्कर शेट्टी अपने होटल दुर्गा से घर वापस आते हैं। घर आकर वो बाथरूम में नहाने चले जाते हैं। जब वो नहाकर बाहर आते हैं तो राजेश्वरी, बेटे नवनीत और निरंजन भट्ट को एक साथ देखकर चौंक जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनकी आंखों में धोखे से पेपर स्प्रे मारा जाता है। दर्द से लड़खड़ाते भास्कर के सिर पर राजेश्वरी लोहे की रॉड से वार करती है और भास्कर शेट्टी सिर पकड़कर नीचे गिर जाते हैं। तब नवनीत और निरंजन उनके हाथ पर पकड़कर जबरदस्ती उन्हें जहर पिलाते हैं। कुछ सेकंड के बाद और जहर उनके मुंह में डाला जाता है। मरने की तसल्ली के लिए उनकी बॉडी को उठाकर बाथ टब में डुबो दिया जाता है। कुछ देर में ही भास्कर शेट्टी दम तोड़ देते हैं। अंधेरा होने पर तीनों ने भास्कर की लाश को एक कार की डिक्की में डाला। फिर गाड़ी को लेकर निरंजन भट्ट के घर नंदीकेत में ले जाया गया। निरंजन का यह घर आबादी से काफी दूर था। इससे पहले निरंजन ने अपनी बीमार मां को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और अपने पिता को उनकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। ये सब साजिश का ही हिस्सा था। अब घर बिल्कुल खाली था। इस घर को निरंजन अपने ज्योतिष संबंधी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। वहाँ एक बहुत बड़ा हवन कुंड तैयार किया गया ताकि उसमें लाश को फिट किया जा सके। चिता की तरह लकड़ियाँ सजाकर, कपूर और घी डालकर लाश को जलाने का काम शुरू हुआ, जिसमें बाकायदा घंटियाँ बजाकर मंत्रोच्चारण के साथ एक यज्ञ के रूप में प्रक्रिया की गई, ताकि कोई सुने तो उसे यही लगे कि कोई हवन या पूजा चल रही है। लाश को जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल भी किया गया। इस बीच राजेश्वरी का ड्राइवर राघवेंद्र वहां पहुंचा तो हवन से आती अजीब गंध से वह चौंक पड़ा, जो यकीनन इंसानी मांस के जलने की थी। उसने जब पूछा तो राजेश्वरी ने कहा कि बेटे नवनीत के स्वास्थ्य के लिए ये यज्ञ हो रहा है और इसमें 9 मुर्गों की बलि दी गई है, इसलिए बदबू आ रही है। ये सुनकर राघवेंद्र चुप हो जाता है। कई घंटों हवन चलता है। लाश पूरी तरह जलने के बाद राख ठंडी होने का इंतजार किया जाता है। थोड़ा ठंडा होने पर उन्होंने राख से हड्डियां चुननी शुरू की ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन इस बीच राघवेंद्र एक बार फिर से अंदर आता है और मना करने के बावजूद उनकी मदद करने लगता है। इसी में उसकी नजर इंसानी हड्डी पर पड़ती है और वो घबरा जाता है। लेकिन अब तीनों ने उसे धमकाना शुरू किया। वो उसे बताते हैं कि ये भास्कर शेट्टी की लाश की हड्डियां हैं। अगर उसने किसी को बताया तो उसे भी मार दिया जाएगा, नहीं तो वो भी कत्ल के इल्जाम में जेल जाएगा। लेकिन अगर उसने साथ दिया तो उसे तगड़ा इनाम दिया जाएगा। राघवेंद्र ने कोई रास्ता न दिखते हुए और पैसों के लालच में उनका साथ देने का फैसला किया। सारी हड्डियां चुनने के बाद घर से 15 किलोमीटर दूर नंदलाई की एक नदी में ये अवशेष बहा दिए गए। सब कुछ करने के बाद सब आराम से अपने अपने घर जाकर सो गए। अभी ने सिर्फ वसीयत को रोकना था। 29 जुलाई 2016 को भास्कर की माँ, जो रोज अपने बेटे से बात किया करती थी,
कई बार उसे फ़ोन मिलाती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। परेशान होकर वो घर पर राजेश्वरी को फ़ोन करती है। राजेश्वरी कुछ भी पता होने से साफ इनकार करती है और कहती है कि भास्कर घर ही नहीं आए। माँ को राजेश्वरी की बातों से कुछ शक होता है। बहू के अफेयर और बेटे से झगड़े की भनक माँ को थी, इसलिए माँ ने बिना देर किए मणिपाल पुलिस स्टेशन में भास्कर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने बहू और पोते पर अपना शक भी जाहिर किया, जिसका कारण भी उन्होंने पुलिस को बताया। उन्हें डर था कि बेटे को कुछ हो न गया हो। पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की। राजेश्वरी और बेटे से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। अब इतने बड़े उद्योगपति के परिवार पर बिना सबूत हाथ डालना बहुत मुश्किल था। पूछताछ में ही पुलिस को निरंजन भट्ट का पता चला। पुलिस ने फौरन उसे उठाया और थोड़ी सी पूछताछ में ही निरंजन भट्ट टूट गया और इस कांड की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ। लेकिन पूछताछ के दौरान घबराहट में ही उसने अपनी पहनी हुई हीरे की अंगूठी निगल ली और आत्महत्या का प्रयास किया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। फिर से पूछताछ शुरू हुई, तब उसने सारी कहानी पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने राजेश्वरी और बेटे नवनीत को हिरासत में ले लिया, लेकिन वो लगातार खुद को निर्दोष ही कहते रहे। 10 अगस्त 2016 को भास्कर शेट्टी की अस्थियां नंदलाई की एक नदी से बरामद की गई। इस बीच ड्राइवर राघवेंद्र को भी पकड़ा गया, लेकिन उसका कहना था कि उसे कत्ल की कोई जानकारी नहीं थी। उसे सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। पुलिस का शक निरंजन भट्ट के पिता पर भी था कि वो भी इस सब में शामिल थे, लेकिन पूछताछ के दौरान ही पिता की मौत हो गई, इसलिए केवल 4 ही गिरफ्तारियां हुई: राजेश्वरी, नवनीत, निरंजन भट्ट और राघवेंद्र। 30 नवंबर 2016 को सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजेश्वरी ने बेल लेने का भरसक प्रयास किया। उडुपी की जिला न्यायालय ने 28 दिसंबर 2016 को राजेश्वरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी राजेश्वरी की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन बाद में 23 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राजेश्वरी को सशर्त जमानत दी। इस बीच जिला न्यायालय में यह मुकदमा चलता रहा। उडुपी जिला न्यायालय ने 8 जून 2021 को नंदलाई के तीनों आरोपियों राजेश्वरी शेट्टी, बेटे नवनीत शेट्टी और ज्योतिषी निरंजन भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन ड्राइवर राघवेंद्र को बरी कर दिया गया। इस फैसले को राजेश्वरी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। हत्या का ये मामला उडुपी और मैंगलोर के इतिहास के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक है। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंसान पैसे के लालच में और शारीरिक हवस में अंधा हो जाता है और सारी हदें पार कर देता है। जिस पति के कमाए पैसों पर राजेश्वरी और बेटा अय्याशी कर रहे थे, वही उन्हें खटकने लगा था। राजेश्वरी चाहती तो अपनी गलती सुधार सकती थी, माफी मांगकर बातचीत से शायद कोई हल निकल जाता, लेकिन उसने अपनी हवस की आग में अपने बेटे का भविष्य भी दांव पर लगा दिया। उसने अपने हर अपराध में बेटे को भागीदार बनाकर 20 साल की उम्र में ही उसे उम्र भर के लिए जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।